वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एक पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय पर्ट एवं सीपीएम के अंतर्गत तंत्र चित्र का अर्थ एवं तंत्र चित्र की रचना के नियम पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्र चित्र के अर्थ की। तो तंत्र चित्र के अर्थ के बारे में बताया कि जैसा कि इससे पिछली टॉपिक में आप लोगों से चर्चा की थी कि भाई परियोजना, कोई भी बड़ी परियोजना जो है, उस बड़ी परियोजना को पूरा करने से पूर्व उस पर प्रभावी नियंत्रण एवं जो है मॉनिटरिंग के लिहाज से उस परियोजना को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है। तो उन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ही तंत्र चित्र का अर्थ है कि क्रियाओं एवं घटनाओं का एक ऐसा जाल जो विभिन्न क्रियाओं एवं घटनाओं के अंतर संबंधों को तर्कसंगत एवं तैथिक आधार पर प्रदर्शित करता है, अर्थात लॉजिकल एवं क्रोनोलॉजिकल। लॉजिकल का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई लॉजिक क्रम में पहले कौन सा काम होगा वो क्रिया पहले की जाएगी, जो कार्य बाद में होगा वो बाद में की जाएगी। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब यह है कि भाई कोई काम 3 दिन पहले होगा और जो 5 दिन बाद होगा तो उसके बाद आएगा। इस तरीके से इसको तो विभिन्न घटनाओं एवं क्रियाओं के अंतर संबंधों को तर्कसंगत तैथिक आधार प्रदर्शित करने वाला जो जाल है उसको अपन तंत्र चित्र कहते हैं। इस प्रकार के चित्रों में घटनाओं को वृत्त अथवा आयत से प्रदर्शित करते हैं और क्रियाओं को तीर युक्त रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको समझाने के लिए, तंत्र चित्र को समझाने के लिए आपके स्क्रीन पर यह एक तंत्र चित्र का प्रारूप है या एक तरह से चित्र बना हुआ है। इसमें गोल गोले में देखें, बाईं तरफ से यह तंत्र चित्र दाहिनी ओर जा रहा है, घटनाएं क्रियाएं सारी बाईं ओर से। तो 1 से लेकर के 11 तक ये गोले में अंक लिखे हुए हैं। तो 1 से 11 तक के सारे अंक जो हैं वो 11 ये घटनाएं हैं और उनके आगे तीर युक्त जो रेखाएं हैं वह क्रियाओं का सूचक है यहाँ पर। तो भाई 1 से 2 ये एक क्रिया है जो पहली घटना से शुरू होकर दूसरी घटना पर जाकर पूरी हो जाएगी, एक पहली क्रिया है। 2 से 3 तो एक क्रिया जो है जो दूसरी घटना से शुरू होगी तीसरी घटना तक जाएगी। एक क्रिया है 2 से 4 जो दूसरी घटना से शुरू होगी चौथी तक जाएगी। एक क्रिया है 2 से 5। तो इस तरीके से यह क्रिया और घटनाओं का एक जाल है। प्रत्येक क्रिया का प्रारंभ भी किसी घटना से होता है और अंत भी किसी घटना पर होता है। जिस घटना से क्रिया प्रारंभ होती है उसको प्राथमिक घटना, और जिस घटना पर क्रिया समाप्त होती है उसको हम हेड इवेंट शीर्ष घटना कहते हैं। और उस क्रिया को प्रदर्शित करने वाली रेखा को तीर से शीर्ष स्थित घटना, तो अर्थात क्रिया को तीर युक्त रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीर के शीर्ष पर जो घटना है वह शीर्ष घटना कहलाती है, और जहाँ से तीर शुरू हो रहा है यानी क्रिया जहाँ से शुरू हो रही है प्राथमिक घटना अपन कहते हैं। अब तंत्र चित्र जब हम बनाते हैं, जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स का प्रयोग अपन करते हैं। तो पहली टर्म है एक्टिविटी, क्रिया। जैसा क्रिया के बारे में अपन ने कहा कि एक क्रिया परियोजना का भाग होती है, अर्थात एक ऐसा कार्य जिसको पूरा करने में साधन एवं समय की आवश्यकता होती है उसको हम जो है क्रिया कहते हैं। और वो सारी क्रियाएं मिलकर के ही परियोजना हमारी पूरी होती है। क्रिया को सामान्यतः तीर युक्त रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तीर युक्त रेखा की लंबाई का परियोजना के संपादन काल से कोई संबंध नहीं है। आप तंत्र चित्र बनाएं, खुद बनाएं, या कोई बना हुआ तंत्र चित्र किसी पुस्तक में या कहीं भी आप देखें तो ज़रूरी नहीं है। व्यावहारिक रूप से हम ग्राफ पेपर पर चित्र बनाते हैं तो कई बार उनके ड्यूरेशन, उनके जो जिस आधार पर जो हमने माप लिया है उस माप के आधार पर ग्राफ
पर बनने वाले चित्र की रेखाओं की लंबाई तदनुसार होती है, लेकिन इस तंत्र चित्र में रेखा बड़ी छोटी होने का कोई संबंध नहीं है कि भाई उनमें कोई आपस में कोई संपादन काल से उसका कोई संबंध होता है। अब क्रियाओं को दो तरह की क्रियाएं भी आपको पढ़ेंगे आप लोग। एक होती है पूर्ववर्ती क्रिया। अब पूर्ववर्ती क्रिया क्या है कि किसी क्रिया की पूर्ववर्ती क्रियाएं वे क्रिया या क्रियाएं हैं, किसी क्रिया की पूर्ववर्ती क्रिया या क्रियाएं वे हैं जिनका उस क्रिया के प्रारंभ होने से पूरा होना आवश्यक है। अभी वाले चित्र में जो है कि भाई 1 से 2 और 2 से 3 अगर मान लो वो क्रिया थी, तो 2 से 3 क्रिया तभी पूरी शुरू होगी जब क्रिया 1 से 2 जो है वो पूरी हो जाएगी। तो 2 से 3 क्रिया की जो पूर्ववर्ती क्रिया 1 से 2 हुई। तो कहने का मतलब पूर्ववर्ती क्रियाएं वे होंगी जिनको किसी क्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व जिनका पूरा होना आवश्यक होता है। एक आती है आपके उत्तरवर्ती क्रियाएं। उत्तरवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके प्रारंभ होने से पूर्व उस क्रिया का प्रारंभ होना पूरा होना आवश्यक है। तो जैसे 2 से 3 क्रिया की हम पूर्ववर्ती क्रिया की बात करेंगे तो 1 से 2 होगी, लेकिन अगर हम कहें कि 1 से 2 जो क्रिया है उसकी उत्तरवर्ती सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है, तो 1 से 2 क्रिया की एक्टिविटी सक्सेसर एक्टिविटी वहाँ हुई। 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, जो अभी आपको पहला चित्र अभी इसी लेक्चर में आपको चित्र दिखाया था, तो उसमें 3 क्रियाएं जो हैं वो क्रिया 1 से 2 की सक्सेसर एक्टिविटी हैं, अर्थात उन एक्टिविटीज़ को शुरू होने से पूर्व क्रिया 1 से 2 का पूरा होना नितांत आवश्यक है। अब बात आती है घटना, इवेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं, और जिसके लिए अभी अभी आपको बताया था कि एक ऐसा बिंदु या सूचक जो किसी क्रिया के प्रारंभ होने या पूर्ण होने का आभास देता है। घटनाओं को सामान्यतः वृत्त या आयत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभी जो चित्र आपको शुरू में दिखाया था उस चित्र में जो घटनाएं थीं उन घटनाओं को वृत्त के अंतर्गत दिखाया था, लेकिन कई बार आप देखेंगे कुछ पुस्तकों में या कहीं पर ये जो चित्र है इसमें घटनाओं को आयत के अंतर्गत भी वो अंक डाले जा सकते हैं, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से। तो घटनाओं को वृत्त या आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार घटना का एक उद्देश्य है और उस घटना तक पहुंचने वाली समस्त क्रियाएं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न या साधन हैं। ठीक है। फिर घटनाओं में भी व क्रियाओं में भी एक क्रिया और आप लोग पढ़ेंगे, वो कहलाती है डमी क्रिया। डमी क्रिया, डमी एक्टिविटी। अब ये डमी एक्टिविटी क्या है, तो ऐसी क्रिया जिसे पूरा करने के लिए किसी प्रकार के साधन व समय की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो केवल तकनीकी रूप से क्रियाओं की निर्भरता को प्रदर्शित करने के लिए काम में ली जाती है, तो उसको हम डमी क्रिया कहते हैं। तो ये जो क्रिया है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि डमी क्रिया को पूरा करने में किसी भी तरह का साधन समय नहीं लगता है। डमी क्रिया को खंडित तीर युक्त रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर युक्त रेखा, वही तीर वाली रेखाओं से क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं इस तीर युक्त रेखाओं से खंडित डमी क्रिया जो है उसको प्रदर्शित करेंगे, लेकिन वो खंडित रेखा होगी। ठीक है। एक आता है अवरोध, कॉन्स्टेंट्स। व्यावहारिक रूप से क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन कॉन्स्टेंट्स यदि आपको दिए हुए हैं तो उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखें। पर्ट व सीपीएम प्रणाली में अवरोधों से आशय उन असमानताओं से है जिनको दृष्टिगत रख कर के ही तंत्र चित्र का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए ए शुड बी कंप्लीटेड बिफोर बी, ये आप देखें तो ए इज लेस देन बी का सा चिन्ह, लेस देन वाला चिन्ह दिख रहा है ये जो है, लेकिन यहाँ मतलब ये है कि बी क्रिया आगे तब प्रोसीड होगी जब ए क्रिया पूरी हो जाएगी। तो अर्थात यहाँ पर यही आगे इसको बताया है
कि अगर इस तरह से कहीं कोई क्रियाएं लिखी हुई हैं तो ध्यान रखें कि ये जो बी क्रिया है वो है तब तक शुरू नहीं होगी जब तक इससे पहली वाली क्रिया जो ए क्रिया जैसे इस जगह लिखा रखा है ये कांस्टेंट लगा रखा है कि भाई ए शुड बी कंप्लीट बिफोर स्टार्ट ऑफ बी, या बी जो है ए के बाद ही शुरू होगी। तो बी क्रिया को तब तक आरंभ नहीं किया जा सकता जब तक ए पूरी ना हो जाए। फिर बात आती है पथ या मार्ग। पथ विभिन्न क्रियाओं का एक ऐसा सतत क्रम जो एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। विभिन्न क्रियाओं का जो सतत क्रम है उसको हम पथ या मार्ग कहते हैं। फिर एक इसी में आता है चरम पथ। बात आती है कि भाई चरम पथ क्या होता है। तो चरम पथ के बारे में इन्होंने कहा कि भाई किसी परियोजना की प्रारंभिक घटना से अंतिम घटना तक पहुंचने वाले, अब यूं तो मार्ग बहुत होंगे, जैसे अभी हमने देखा जो चित्र आपको शुरू में बताया था, पहली घटना से शुरू होके 11वीं घटना तक या 12वीं घटना तक वो चित्र गया। तो पहली घटना से 12वीं घटना तक पहुंचने के कई रास्ते होंगे। उसमें कोई रास्ता ऊपर से जाएगा, कोई उसके बाद जाएगा, कोई उसके बाद जाएगा, ऐसे कई रास्ते हो सकते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी रास्ते हैं। जो आरंभिक घटना से अंतिम घटना तक पहुंचने वाले अनेक पथ हो सकते हैं और उन अनेक पथों के अंतर्गत उन विभिन्न पथों में आने वाली क्रियाओं में लगने वाले समय का योग उन पथों की अवधि होती है। अब चरम पथ कौन सा होता है कि जिस पथ की अवधि सबसे अधिक होती है, सबसे लंबी अवधि वाला जो पथ होता है वह चरम पथ कहलाता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पथ का मतलब है आरंभिक घटना से लेके अंत की घटना तक पहुंचने वाला सबसे लंबी अवधि वाला पथ जो है वह चरम पथ कहलाता है। अभी हमने बात की थी तंत्र चित्र के निर्माण में प्रयुक्त शब्दावली की। अब हम बात करते हैं तंत्र चित्र निर्माण के कुछ नियम हैं जिनको संक्षेप में हमने यहाँ पर सूचीबद्ध, उनको एक तरह से क्रमानुसार दर्शाया है, आप लोग देखें। पहला है प्रत्येक क्रिया सदैव एक ही मार्ग से होकर गुजरती है, अर्थात एक ही क्रिया एक ही बंध से होकर 2 बार नहीं गुजर सकती। एक क्रिया है वह 1 से 2 क्रिया है वह एक ही बार होगी, 1 से 2 क्रिया 2 बार नहीं हो सकती, 2 जगह से होकर के नहीं गुजर सकती, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात जो है प्रत्येक क्रिया एक निश्चित दिशा होना आवश्यक है। निश्चित दिशा है, सामान्य क्रिया की दिशा कह लें। नेटवर्क चित्र की हम बात करें तो चित्र जो है एक निश्चित दिशा में ही अपना चलेगा और सारी क्रियाएं जो है उसी दिशा की ओर हमारी चलेंगी। तीसरा है आपका सभी क्रियाओं को विभिन्न बंधों से सूचित किया जाना आवश्यक है। तो क्रियाओं को, अब इनको जैसे आप देखें बहुत से क्वेश्चनों में आपको क्रिया नाम से देंगे, जैसे A, B, C, D, E ऐसे दे सकते हैं क्रियाओं को, और कभी कभी इन्हीं क्रियाओं को बंधों से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ए क्रिया है, ए क्रिया का बंध दिए 1 से 2, 1 से 2 का मतलब ये क्रिया एक है लेकिन ये क्रिया पहले बंध से फर्स्ट नोड से शुरू होगी और दूसरे नोड पर जाकर के पूर्ण होगी, ये इस तरह से। तो दूसरा नोड क्रिया ए का शीर्ष नोड कहलाएगा और वो है आरंभिक घटना कहलाएगी, उसकी प्रारंभिक घटना कहलाएगी। बी क्रिया है उसको हमने 1 से 3 मान लीजिए, तो बी क्रिया भी पहली घटना पहले नोड से शुरू होगी और तीसरे नोड पर जाकर के समाप्त होगी। और सी घटना जो है वह 2 से 4 अगर उसको हमने लिखा है तो मतलब ये है कि वह दूसरे नोड से शुरू होगी और चौथे नोड पर जाकर के समाप्त होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इनको इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका विभिन्न बंधों की पहचान ऑब्लिक क्रमांकन संख्याओं द्वारा होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था बंधों की पहचान या संख्याओं द्वारा ही हमने की थी, और नाम से हो सकता है, संख्याओं से हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है किसी भी बंध से 1 से अधिक क्रियाएं प्रारंभ हो सकती हैं तथा किसी भी बंध पर 1 से अधिक क्रियाएं समाप्त हो सकती हैं। ध्यान रखें, इससे पूर्व हमने कहा था एक ही क्रिया 2 नोड पर नहीं जा सकती, एक ही क्रिया
दो नोड पर नहीं जा सकती। एक क्रिया एक ही नोड से शुरू होगी, किसी एक ही नोड पर जाकर समाप्त होगी। लेकिन एक से अधिक क्रियाएं एक नोड से शुरू हो सकती हैं और दो या दो से अधिक क्रियाएं किसी एक नोड पर समाप्त हो सकती हैं। तो यहाँ आप चित्र को देखें तो इसमें घटना हमने बना रखी हैं 4। पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना। इन 4 घटनाओं में आप देखें, पहली घटना फर्स्ट नोड से जो है 2 क्रियाएं शुरू हो रही हैं। एक क्रिया है 1 से 2 जो ऊपर की साइड में है, और दूसरी क्रिया है 1 से 3। तो जो हम कहना चाहते हैं वहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि किसी भी बंद से 1 से अधिक क्रियाएं शुरू हो सकती हैं। तो यहाँ 2 क्रिया शुरू हो रही हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो सामान्यतः एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, फिर हमने इसको बनाया तो 2 से 4 दूसरी क्रिया, अगली क्रिया है 2 से 4 हो या 3 से 4। तो चौथे नोड को अगर आप देखें तो चौथे नोड पर आपके 2 क्रियाएं 2 से 4 और 3 से 4, तो एक ही नोड पर 2 या 2 से ज़्यादा क्रियाएं समाप्त भी हो सकती हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नियम है तंत्र चित्र बनाते समय, इसका अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ हद तक संभावना है कि आपका चित्र गलत नहीं होगा। इसीलिए इसको हमने लाल से दिखाया कि कोई भी तीर युक्त रेखा एक दूसरे को न काटे। कहने का मतलब, आप जब क्रियाओं को दिखाएं तो आपके तंत्र चित्र को बनाते समय वो ऐसा नहीं करें हम कि साहब एक घटना तो ऊपर से लेफ्ट से राइट नीचे ले आना, एक नीचे से लेकर राइट पे आना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो 6वां पॉइंट लिखा है इसके ऊपर राइट साइड पे हमने ये 2 रेखाएं बनाई हुई हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। ये गलत है, यह गलत है। आप अपनी क्रियाओं का क्रम बदलें, आप उनकी प्लेसिंग बदलें, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी तीर युक्त रेखा एक दूसरे को ना काटें। या संक्षिप्त यूँ कह सकते हैं कि 2 क्रियाएं आपस में एक दूसरे को काटते हुए तंत्र चित्र में आगे नहीं जानी चाहिए। फिर बात आती है, नेक्स्ट है आपका, किसी भी बंद पर 1 से अधिक क्रियाएं समाप्त होती हैं तो उस बंध से आगे की क्रिया या क्रियाएं, अगर एक ही क्रिया है तो क्रिया, और 1 से ज़्यादा क्रियाएं हैं तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि उस बंध पर पहुंचने वाली सारी क्रियाएं पूर्ण नहीं हो जाएं। तो यदि किसी बंध पर 2 या 2 से ज़्यादा क्रियाएं अगर हमारी समाप्त हो रही हैं तो उसके आगे की क्रिया तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि सारी क्रियाएं वहाँ पर पहुँच करके पूरी नहीं हो जाएं, जब तक कि उस बंध पर पहुँचने वाले सारी काम आपके पूरे नहीं हो जाएं। नेक्स्ट है फिर आपका, जब किसी परियोजना में 2 या अधिक क्रियाओं की अग्र व पुच्छ घटनाएं समान हो। 2 या अधिक क्रियाओं की अग्र व पुच्छ घटनाएं समान हों तो तंत्र चित्र के निर्माण में डमी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्रियाओं को कभी भी गोलाकार रूप से नहीं बनाया जाता है। क्रियाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनकी अग्रपक्ष घटनाएं समाप्त होती हैं तो फिर हम उस तंत्र चित्र का निर्माण कैसे करेंगे? तो वहाँ हम डमी क्रिया, काल्पनिक जो क्रिया है डॉट डॉट खंडित तीर युक्त रेखा का प्रयोग करके, जिसको डमी क्रिया के रूप में प्रदर्शित करके जो हम उस चित्र को बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि डमी क्रियाओं की संख्या को न्यूनतम रखना चाहिए ताकि वहाँ पर जटिलता हमारी ना बढ़े, तंत्र चित्र की जटिलता ना बढ़े, ज़्यादा जटिल चित्र ना हो जाए। नेक्स्ट है फिर आपका, प्रारंभिक घटना व अंतिम घटना को प्रदर्शित करने वाले बंध अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे पहला बंध है, हर एक चित्र बनाएंगे तो पहले बंध से शुरू करेंगे, फर्स्ट नोड 1 नंबर डाल करके गोले में वहाँ से शुरू करेंगे तो वो तो प्रारंभिक घटना हो गई। और अंतिम घटना ये है कि जहाँ सबसे लास्ट में, अब सबसे लास्ट में अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्रियाएं पहुंच सकती हैं और हो सकता है कोई एक ही क्रिया, लास्ट की एक क्रिया अकेली हो और उसके बाद में ख़त्म हो जाए, तो वहाँ एक जो नोड बनेगा वो आपका अंतिम घटना होगी, अंतिम बंद होगा। और ध्यान रखेंगे तो बंद अलग अलग होने चाहिए, प्रारंभिक बंद और अंतिम बंद। ऐसा नहीं हो प्रारंभिक से शुरू हो और घूम फिर के वापस फर्स्ट बंद पे कोई चित्र समाप्त होता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तंत्र चित्र कभी भी चक्रीय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट, तंत्र चित्र का केवल एक ही प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक ही समापन बिंदु होना चाहिए। आशा करता हूँ तंत्र चित्र की रचना के ये जो नियम हैं ये आपके समझ में आएंगे, आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।